नमस्कार दोस्तों, एसबीएस ऑनलाइन एकेडमी कुचामन सिटी में स्वागत है आपका। और अपना जो टॉपिक चल रहा था साइंस का, अपन कक्षा 6 की साइंस पढ़ रहे थे। अब तक अपन 3 अध्याय पढ़ लिए। अपना चौथा अध्याय है आज प्राकृतिक रेसे नेचुरल फाइबर्स। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये आपकी जो साइंस चल रही है सामान्य विज्ञान, तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि के रूप में, यानी औषधि नहीं, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण औषधि है दोस्तों। और यहाँ से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं किताबों से आते हैं। अपन क्वेश्चन भी देखते हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ इसमें आया हुआ है और ये क्वेश्चन यहाँ से नया बन सकता है, अपन यहाँ पढ़ा नहीं है। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको वहाँ पर गाइड में भी आपको नहीं मिलेंगे। अपन अलग रास्ते से चलते हैं, सभी प्रतियोगी जो प्रतियोगी होते हैं वो अलग रास्ते यानी गाइड का सहारा लेते हैं, लेकिन अपन क्या करेंगे, अलग रास्ता करेंगे। बस इतनी सी बात पर मेरा परिचय तमाम होता है। बस इतनी सी बात पर मेरा परिचय तमाम होता है। मैं उस रास्ते पर नहीं चलता, मैं उस रास्ते पर नहीं चलता जो आम होता है। अगर आम रास्ते पर आप चलोगे तो आपको कुछ हटके चलना है, आम रास्ते पर नहीं चलना। यही प्रतियोगी परीक्षा यानी कंपटीशन पास करने का सबसे अलग तरीका है, यानी आपको कुछ अलग करना होगा तभी आप सफल होंगे दोस्तों। तो अपना जो टॉपिक है प्राकृतिक रेशे, तो प्राकृतिक रेशों में सबसे पहले है रेशों का वर्गीकरण। क्या है दोस्तों? रेशों का वर्गीकरण, यानी रेशे कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर रेशों के वर्गीकरण की अपन बात करते हैं तो यानी प्राकृतिक रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं उसके आधार पर अपन देखते हैं कि हम अपने जो कपड़े या वस्त्र पहनते हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। कुछ पॉलिस्टर है, कुछ सूती है, यानी अलग अलग प्रकार से, यानी अलग अलग धागे या तंतुओं से बने। उसके आधार पर उन अपन क्या करते हैं, रेशों को अलग अलग करते हैं। तो पहला यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं प्राकृतिक रेशों की। किसकी बात कर रहे हैं? प्राकृतिक रेशों की बात कर रहे हैं अपन। प्राकृतिक रेशों में अपन पढ़ेंगे कि प्राकृतिक रेशे, तो प्राकृतिक रेशे कौन से होंगे? जो रेशे अपन प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक रेशे होंगे, और जो रेशे मानव द्वारा रसायनों का उपयोग करके बनाया जाता है वो मानव निर्मित या कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। तो आपको दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन रीट 2017 में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि निम्न में से प्राकृतिक रेशे हैं। क्या आया था? निम्न में से प्राकृतिक रेशे हैं। तो वहाँ पर आपके ऑप्शन थे जूट, पटसन, सिल्क, उपयुक्त सभी, ये आपके ऑप्शन थे। तो आपको इस क्वेश्चन का आपको जवाब आगे देखेंगे क्या होगा। तो यहाँ पर अपन बात करें अब रेशों का वर्गीकरण, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे दो प्रकार से। अब प्राकृतिक रेशों को भी यहाँ पर कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों कौन से हैं, यानी उसका स्रोत क्या है? अगर जो रेशे पादपों यानी पादप या पेड़ पौधों से प्राप्त होता है वे पादप रेशे कहलाएंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्या है, पूछ सकता है कि निम्न में से पादप से प्राप्त रेशा नहीं है, या निम्न में से जंतु या जांतव रेशे, यानी जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाएंगे? जांतव रेशे। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना पादप रेशे कौन कौन से? रुई है जो कपास के पेड़ से प्राप्त होती है, जूट ये भी पेड़ होता है, और ये एक मूंज यानी ये एक तरह का क्या होता है? घास होता है, ये भी पादप के समान होता है। उसी प्रकार अब आते हैं जांतव रेशे। जांतव रेशे कौन कौन से? ऊन है जो भेड़ों से हमें प्राप्त होती है, भेड़ या बकरी सो भी है, और रेशम, ये रेशम के कीट से प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना जांतव रेशे ऊन और रेशम, और पादप रेशे रुई, जूट और मूंज। तो ध्यान करें दोस्तों। अपन चलते हैं पाठ की ओर आगे। क्या क्या पाठ में दिया है? यहाँ पर रेशों का वर्गीकरण दिया हुआ है, और यहाँ पर रेशों का वर्गीकरण, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के वस्त्र आपको दिखाई दे रहे हैं। उनमें से सब अलग अलग है, कुछ रेशमी है, कुछ ऊनी है, कुछ सूती वगैरह जो भी है, ये सभी प्रकार के कपड़े हैं। अब इनमें से कपड़े कुछ ऐसे हैं जो प्रकृति से प्राप्त रेशों द्वारा बनाए गए हैं, और यहाँ पर आपको लिखा है, देखो यहाँ पर आपको साफ लिखा है कि वे रेशे जो पौधों और जंतु दोनों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। और प्राकृतिक रेशे कौन से? ऊन, कपास, पटसन, मूंज और रेशम, ये प्राकृतिक रेशे। और यहाँ से रीट 2017 में प्रश्न आया था। तीसरा आपका कपास, पटसन और सिल्क था। तो सिल्क का मतलब यहाँ पर इंग्लिश में अपन रेशम को ही क्या कहते हैं दोस्तों? रेशम को अपन इंग्लिश में सिल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्क। तो यहाँ पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया था, यहाँ पर पहले पेज से आगे पार्ट के, ये 2017 के अंदर दोस्तों ध्यान रखना। तो प्राकृतिक रेशे कौन कौन से? अन्य कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं, पुलिस है, पटवार है, जो भी प्रतियोगी परीक्षा यानी साइंस से संबंधित अगर उसमें सिलेबस है तो उनमें क्वेश्चन आपको मिलेगा, 100% मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ऊन, कपास, पटसन, मूंज, रेशम क्या है? प्राकृतिक रेशे है, ठीक है। और वे रेशे जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशे कहते हैं। जो मानव द्वारा रसायनों का उपयोग करते हैं संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे कहते हैं। रेयन, डेक्रोन, नायलॉन आदि। तो यहाँ पर ध्यान रखना, रेयन, डेक्रोन और नायलॉन ये कृत्रिम रेशे यानी मानव द्वारा निर्मित रेशे हैं। तो सबसे पहले है रुई, पादप रेशे, यानी अपन सबसे पहले किसके बारे में जानकारी करें? पादप रेशे, यानी जो पेड़ पौधों से अपन रोज रेशे प्राप्त होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं रुई। तो रुई कहाँ से प्राप्त होती है? आप जानते हैं कपास, कपास का पौधा होता है,
उससे अपन रुई प्राप्त करते हैं। अब रुई का जो भाग है, कौन से भाग से अपन रुई, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनने वाला है दोस्तों। और आपको मैं ये बता दूं कि रुई है हमें पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होती है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, हमें कपास फल से प्राप्त रुई होती है, हमें कपास के फल से रुई प्राप्त होती है, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन अगर पूछता है तो इसके कंकन कपास के बीजों से परतक करते हैं रुई को, उससे अपन क्या कहते हैं, कपास ओटना कहते हैं। क्या कहते हैं, कपास ओटना कहते हैं, यही ध्यान रखना है। और रुई कौन सी, यानी कॉटन, इंग्लिश में भी ध्यान रखना, रुई की जगह अगर आपको वर्ड मिल सकता है कॉटन तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इंग्लिश को रुई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉटन। और कपास के बीजों से रुई को परतक करना क्या कहलाता है, कपास ओटना। और कपास के फल से हमें रुई प्राप्त होती है, ध्यान रखना। जूट या पटसन यह भी एक प्राकृतिक रेशा है। ये जूट या पटसन पादप के तनों से प्राप्त होता है। जूट या पटसन जो रेशा होता है वो पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है, ये पौधे के तने से प्राप्त होता है, ध्यान रखना दोस्तों। बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो जूट या पटसन के जो तंतु होते हैं वो पौधे के तने से प्राप्त होता है। और इस सर्वप्रथम इस पटसन या पादप फसल को अपन इसकी पुष्पन अवस्था में ही काट लेते हैं, यानी अगर पौधा जैसे ही पुष्पन यानी फूल आने लगते हैं उसी टाइम उस पौधे को अपन काट लेते हैं। और काट कर अपन इसके तनों को क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए जल में डुबो कर रखा जाता है, जिससे ये गल जाते हैं। तनों से पटसन के हाथों से परतक कर लिया जाता है और हमें जूट या पटसन के रेशे प्राप्त हो जाते हैं। और जूट का उपयोग किसमें करते हैं अपन, जूट का उपयोग अपन करते हैं, जूट से पायदान बनाते हैं, चटाई बैग आदि यहाँ पर बनाए जाते हैं। उसके बाद है मूंज आप सब जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है मूंज। ये मूंज घास के पादपों से प्राप्त होती है। इस पादप के वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, सेकेरियम मुंजा कहते हैं। सेकेरियम मुंजा से हमें क्या प्राप्त होती है, मूंज प्राप्त होती है। और ये एक बीजपत्री पादप है। तो मूंज का जो घास का पौधा है वो क्या है, एक बीजपत्री पादप है। ये सामान्यतः नागौर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर आदि में ये पाया जाते हैं। और इसके सरकंडे यानी जो इसकी तीलियाँ होती है उसका उपयोग अपन टेबल है, मुड्डे हैं या कच्चे मकान वगैरह बनाने में इसका काम में लेते हैं। तो ये आपको जूट का बैग दिख रहा है, ये जूट दिख रही है सुखाई हुई है पानी में डुबो के, और जूट का बैग बनाया हुआ है। और सूती धागों से कताई बुनाई वस्त्रों की रंगाई और सफाई के बारे में अपन देखते हैं। ये आपको चित्र यहाँ पर दिख रहे हैं, ये मूंज है। और ये मूंज से निर्मित यहाँ पर फर्नीचर आपको दिख रहा है। अब अपन करते हैं कताई। कताई का मतलब क्या है भाई, अगर अपन कताई यानी जो पादप से अपन रेशे प्राप्त करते हैं उससे अपन क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। उस तंतुओं की सहायता से अगर अपन धागा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, धागा, तो धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कताई कहलाती है। क्या कहलाती है, कताई कहलाती है। पादपों से प्राप्त तंतु को धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कताई। और ये कताई किस युक्ति के द्वारा की जाती है, हस्तकवा, क्या कही जाती है, हस्तकवा या तकली। और अन्य युक्ति किस क्या उपयोग में लेते हैं, चरखे। ये यहाँ पर आपको चित्र में ये तकली या तकवा है और ये आपको एक चरखा यहाँ पर दिखाया गया है। बुनाई से मतलब क्या है, धागे की सहायता से अगर अपन वस्त्र बनाते हैं, यानी धागा बनाने के बाद तो जो वस्त्र बनाने की प्रक्रिया उसको अपन क्या कहते हैं, बुनाई कहते हैं। धागे से वस्त्र निर्माण बुनाई द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बुनाई वीविंग और नीटिंग के द्वारा की जाती है। तो वीविंग क्या है, अगर धागे के डबल यानी दो धागे के साथ उसको सेट करके वस्त्र का निर्माण किया जाता है तो उससे अपन वीविंग कहते हैं। अगर एक सिंगल धागे से वस्त्र का निर्माण किया जाता है तो उस प्रक्रिया को अपन नीटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, नीटिंग। देखो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, दो सेट को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को अपन वीविंग कहते हैं। वस्त्रों की वीविंग हेतु कर्मों का उपयोग किया जाता है। यानी वीविंग निर्माण में किसका नियोग किया जाता है, वीविंग हेतु कर्मों का उपयोग किया जाता है। एकल धागे से वस्त्र के निर्माण की क्रिया को नीटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, नीटिंग कहते हैं। नीटिंग हाथों अथवा मशीनों के द्वारा की जाती है। उसके बाद में वस्त्रों की रंगाई। अब रंगाई यहाँ पर आपको देख रहे हैं, वस्त्रों को भाई अलग अलग प्रकार के रंग के कपड़े आपने देखे हैं, लाल है, हरा है, पीला है। उसी प्रकार से अपन अलग अलग वस्त्रों को रंग देते हैं। यहाँ पर रंगने की यह प्रक्रिया आपको यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर वस्त्रों की रंगाई यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, या वस्त्रों को रंग रहा है। और उसके बाद में है बंदेज आता है, जो हमारा राजस्थान का प्रसिद्ध है। यानी इसमें अपन कल्चर के में भी पढ़ते हैं वस्त्रों से संबंधित बंदेज। क्या है बंदेज, वस्त्रों को रंगना। राजस्थान गुजरात में बंदेज वस्त्र प्रचलित है, यानी वस्त्रों को अलग अलग रंगों से रंगना। और ये बंदेज में क्या होता है, वस्त्र को धागे की सहायता से बांध दिया जाता है। किसकी सहायता से बांध दिया जाता है, धागे की सहायता से बांध दिया जाता है। और जिस स्थान से बांधा जाता है उस स्थान पर रंग नहीं चढ़ता, यानी वो स्थान खाली रहता है, बाकी स्थानों पर क्या हो जाता है, रंग चढ़ जाता है कपड़े पर। अगर अपन 3 या 4 रंगों में एक ही कपड़े को रंगना है तो अपन इस बंदेज में यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि बंदेज में हल्के कलर से
हल्के कलर से हमेशा गहरे रंगों की ओर आगे बढ़ाते हैं, ये ध्यान रखना दोस्तों। बंदेज का हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, या 2 या 3। बंदेज को हमेशा हल्के रंग से गहरे रंगों की ओर बढ़ाते हैं। और कब? जब अपन अलग अलग रंगों से रंगते हैं, तो बंदेज को हमेशा हल्के रंग से गहरे रंग की ओर बढ़ाते हैं। चलो चलते हैं आगे। आगे वस्तुओं पर छपाई, ये प्रिंटिंग भी राजस्थान में प्रसिद्ध है। राजस्थान में छपाई कला का सर्वोत्तम स्वरूप अपन देखते हैं कि सांगानेर का प्रसिद्ध है। इसी प्रकार अपन कल्चर में पढ़ते हैं, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, पाली, बगरू, अकोला प्रिंट आदि प्रसिद्ध है। और बाड़मेर का अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है। ये आपकी वस्तुओं पर छपाई का काम रहता है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं आगे, सूती वस्त्र की विशेषता दे रखी है। भाई सूती वस्त्र है, उसकी क्या क्या विशेषता होती है। सूती वस्त्र ठंडा होता है, इसलिए गर्मियों में अपन काम में लेते हैं। सूती वस्त्र नमी सोखता है, सूती वस्त्रों को हमें रंगने का आसान होता है, इसलिए अपन सूती वस्त्र महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं जांतव रेशे, एनिमल फाइबर्स, यानी जंतुओं से जो रेशे प्राप्त होते हैं वो। अपन इतनी देर अपन पढ़ रहे थे जूट, पटसन, जो भी कपास, रुई है, वो पादप रेशे थे, यानी पादपों से प्राप्त होते थे। अब अपन पढ़ रहे हैं जंतु से प्राप्त होने वाले रेशे, जांतव रेशे। तो सबसे पहले जांतव रेशे में ऊन है। तो ऊन, अब यहाँ पर पहले अपन रुई पढ़ा था, यहाँ पर अब पढ़ रहे हैं ऊन। तो ऊन और रुई में दोस्तों अलग अलग है, ध्यान रखना। ऊन हमें जांतव रेशा है, रुई पादप रेशा है, तो ध्यान रखना। दोनों है प्राकृतिक, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंस है। भेड़, बकरी, ऊँट या खरगोश आदि से हमें जंतुओं के बालों से ऊन प्राप्त होती है। जंतुओं के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है, जिससे शरीर उसका क्या रहता है, गर्म होता है। तो ऊन की निर्माण की प्रक्रिया अपन क्या कहते हैं, देखते हैं कि ऊन को किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है, उसे कटाई। सर्वप्रथम अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर कुछ चरण दे रखे हैं। सर्वप्रथम अपन भेड़ की शरीर से ऊन को क्या करते हैं, अलग करते हैं, यानी उसकी कटाई करते हैं। तो इस प्रक्रिया अपन क्या कहते हैं, ऊन की कटाई कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अभिमार्जन क्या है, यहाँ पर अभिमार्जन दिया हुआ है कि अभिमार्जन का मतलब है जो भी ऊन अपन भेड़ों से अलग किए उसको साफ करना, जो भी उसकी चिकनाई या धूल के कण उसको हटाना, उससे अपन क्या कहते हैं, अभिमार्जन। दूसरा, अलग अलग जो रेशे हैं, अलग अलग बाल है, उसको अलग करना, वो क्या कहलाता है, छटाई कहलाता है। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, यहाँ पर देखो बहुत शानदार, बालों से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशे, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, बर कहते हैं। तो बर का भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा है। बर क्या है, बालों से छोटे व कोमल फूले हुए रेशे क्या कहलाएंगे, बर कहलाते हैं। और फिर अपन अभिमार्जन करके इन बालों को अपन क्या करते हैं, सुखा देते हैं, और रेशों के रूप में, रेशे या उनके धागों को के रूप में यहाँ पर काटा जाता है। और अब उसके बाद में अपन रंग, अलग अलग रंगों से रंग कर देते हैं। रेशों को सीधा कर सुलझाना और फिर लपेट कर धागा बनाना क्या कहलाता है, ये आपका रीलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, रीलिंग कहलाता है दोस्तों, रीलिंग, ठीक है। और यहाँ पर अपन देखते हैं कि देश के भाग, जो जम्मू कश्मीर का भाग है, उसका पहाड़ी क्षेत्र में कश्मीरी बकरी, अंगोरा नस्ल की बकरियों किससे ऊन प्राप्त की जाती है, यानी वहाँ से भेड़ों से ऊन प्राप्त न करके किसकी सहायता से अपन ऊन प्राप्त करते हैं, कश्मीरी बकरी या अंगोरा नस्ल की बकरियों से ऊन प्राप्त की जाती है। ये अधिक मुलायम होती है ये ऊन, और इससे बनने वाली सोले पश्मीना सोले कहलाती है। ये भी आपसे बहुत बार क्वेश्चन मिलेगा, कहीं ना कहीं एसएस का क्वेश्चन हो या साइंस का क्वेश्चन बनना, इसे मानो। पश्मीना सोले कहाँ, किसकी सहायता से, कश्मीरी बकरियों या अंगोरा नस्ल की बकरियों से हमें प्राप्त ऊन से बनाई जाती है, कौन सी, पश्मीना सोले। अपन चलते हैं आगे। अब बताते हैं रेशम। रेशम को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिल्क कहते हैं। रिट 2017 के अंदर आपको यही दे रखा था कि सिल्क, रेशम न दे के उसका इंग्लिश वर्ड दे रखा था सिल्क। तो दोस्तों ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, उसका हिंदी जो मेन हिंदी है वो न दे के आपको उसका इंग्लिश में मिलेगा। तो आप मेरी मानो तो साइकोलॉजी हो या कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हो, तो उसका थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्ड देखना अनिवार्य हो जाता है आजकल। अगर अपना हिंदी वर्ड पढ़ा हुआ है लेकिन वहाँ पर इंग्लिश में वहाँ पर वर्ड आ गया, तो अपना क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। पढ़ा है लेकिन अपन इंग्लिश वर्ड पर ध्यान नहीं दिया। तो वहाँ पर देखो, रिट 2017 के अंदर सिल्क दे रखा था, रेशम नहीं दे रखा था। क्या दे रखा था, सिल्क। तो ध्यान रखना दोस्तों, रेशम को ही अपन क्या कहते हैं, सिल्क। और सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से प्राकृतिक रेशे, आपको जूट, दूसरा ऑप्शन पटसन, तीसरा सिल्क, चौथा उपयुक्त सबिता। तो आपका आंसर उपयुक्त सबिता। तो अपन पढ़ रहे हैं रेशम। तो रेशम कहाँ से प्राप्त होता है, रेशम कीट से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, रेशम कीट से प्राप्त होता है। और रेशम कीट पालन या सेरिकल्चर, यानी जो रेशम अपन कीट पालते हैं, जो पालने की प्रक्रिया है, ये क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछा जा सकता है कि सेरिकल्चर क्या है, रेशम कीट पालन या सेरिकल्चर। रेशों को कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरिकल्चर कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है। किस किस कंपटीशन का यहाँ पर आपको नाम बताऊं दोस्तों, ये सेरिकल्चर रेशम कीट के पालन को अपन क्या कहते हैं, सेरिकल्चर कहते हैं।
और ये क्वेश्चन भी आपको कई बार देखने को, रेशम कीट शहतूत के पौधे पर रहता है, ये भी आपसे पूछ सका है। रेशम कीट किस पौधे पर पाले जाते हैं? शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं और रेशम कीट इनकी पत्तियों को खाता है। तो यहाँ पर इसका जीवन चक्र क्या है? रेशम कीट का जीवन चक्र, मादा क्या करती है? सबसे पहले यहाँ पर अंडा देती है। क्या करती है? अंडा देती है दोस्तों। और उस अंडे से क्या निकलता है? ईलिया या कैटरपिलर निकला। आपको यहाँ पर ये चित्र दिख रहा है, यहाँ पर क्या दे रही है? अंडा यहाँ पर इसने दिया है। तो देखो इस चित्र की सहायता से अपन ये इसका जीवन चक्र समझते हैं। इसका जीवन चक्र क्या है? यहाँ पर भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? मादा, जो रेशम कीट की मादा होती है वो क्या करेगी? अंडा देगी। और इन अंडों से क्या निकलता है? ईलिया या कैटरपिलर निकलता है। क्या निकलता है? ईलिया या कैटरपिलर या लार्वा, एक ही बात है। ये आपको यहाँ पर दिख रही है, ये कैटरपिलर या लार्वा है। यहाँ पर अंडे से निकलने के बाद ये क्या करता है? लार्वा अपनी जो रेशम की पत्ती है या शहतूत, सॉरी रेशम, ये लार्वा क्या करता है? शहतूत की पत्तियों को क्या करता है? खाता है और आगे बढ़ता है, यानी अपने शरीर में क्या करता है? वृद्धि करता है। और इसमें एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, उस ग्रंथि को अपन क्या कहते हैं? रेशम ग्रंथि कहते हैं। और वो रेशम ग्रंथि क्या करती है? एक पदार्थ सार्वित करती है। क्या करती है? रेशम पदार्थ सार्वित करती है और इस पदार्थ से धागे अंदर से, यानी धागे के समान संरचना बनाती है और अपने चारों ओर लपेट लेती है। यानी वो जो पदार्थ सार्वित करती है रेशम ग्रंथि, उससे धागे के समान क्या करती है? संरचना बना लाती है और अपने चारों ओर क्या लपेट लेती है। और इल्ली के चारों रेशम का धागा लिपट जाने से इसका आकार क्या हो जाता है? इल्लिया जो लार्वा था उसका आकार गोल हो जाता है। उसका आकार क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। और इस गोल आकृति को अपन क्या कहते हैं? कौन सी अवस्था में पहुंच जाता है? ये कर्मी कोष या कोकून अवस्था में पहुंच जाता है। कौन सी अवस्था में? कोकून। और कर्मी कोष में ईलिया प्यूपा अवस्था में बदल जाती है और प्यूपा रेशम कीट बनकर अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। रेशम कीट के जीवन चक्र कोकून अवस्था में वैसे कीट में परिवर्तित होने से पहले कोकून में धूप में या गर्म पानी में भाप में रखा जाता है। तो ध्यान रखना, कौन सी अवस्था में अपन इससे अलग करते हैं कोकून को? इसी अवस्था में अलग, कर्मी कोष या कोकून अवस्था में इसको अलग कर लिया जाता है। यानी उसको वयस्क होने से पहले ही इसको क्या कर दिया जाता है? अलग किया जाता है। और उस कोकून को क्या करते हैं? धूप में सुखा देते हैं या गर्म पानी या भाप में इसको रख देते हैं। कौन सी अवस्था में? कोकून या प्यूपा अवस्था में। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इससे रेशम के रेशे प्राप्त होते हैं और इससे धागे रेशम के रूप में उपयोगी धागा बनाने की प्रक्रिया रेशम की क्या कहते हैं? रीलिंग कहलाती है। और हमारे देश का 90% रेशम कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यानी जो दक्षिण का भाग है भारत का, उसमें रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। यानी दक्षिण का भाग कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये आपका पार्ट था। और यहाँ पर आपको दे रखा है रेशम की विशेषता, इसमें सलवटें नहीं पड़ती है। रेशम वस्त्र चमकीले व आकर्षक होते हैं। रेशम वस्त्र हल्के होते हैं। ये राजस्थान के आपको परिधान दे रखे हैं दोस्तों। ये आप सब राजस्थान में रहते हैं, सब जानते हैं राजस्थान के ये परिधान है। अब अपन चलते हैं अभ्यास कार्य पर। रुई को बिलोलने से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? अपन पढ़ा था ओटना। क्या कहलाती है? ओटना। प्राकृतिक तंतु का उदाहरण है। प्राकृतिक तंतु यहाँ पर कौन सा है? रुई, जो हमें कहाँ से? कपास से प्राप्त होती है। जांतु तंतु का उदाहरण है। तो ध्यान रखना, प्राकृतिक रेशे भी दो प्रकार के होते हैं, जांतु रेशे और पादप रेशे। तो जांतु रेशे कौन सा है? यहाँ पर देखो ऊन है दोस्तों। रेशम का रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? ये रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। ये आपने पढ़ा था। ये आपको रिक्त स्थान दे रखे हैं, यहाँ पर कुछ और प्रश्न दे रखे हैं। ये दोस्तों आपका ये पाठ अध्याय 6 का था। धन्यवाद।